ध्यान देगा। आज हम लोग का है भौतिकी का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। तो परावर्तन क्या था थोड़ा उसके बारे में जान लो। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर वापस उसी माध्यम में आ जाए जिस माध्यम से चलकर आई थी, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब माध्यम नहीं बदलता है तब परावर्तन कहते हैं। हवा जो लाइट जो है वो हवा में आई और किसी वस्तु से टकराई और टकरा के फिर हवा में आ गई, तो इसे हम लोग कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन तब होता है जब माध्यम बदल जाए। तो आज हम लोग अपवर्तन ही पढ़ेंगे, चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या है समझते हैं। पहले कुछ बेसिक पॉइंट जान लो, फिर हम लोग अपवर्तन पे आएंगे। तो प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ध्यान सुनते जाना। प्रकाश कैसे चलती है बताओ? सीधी रेखा में। प्रकाश की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां पे होती है बताओ? निर्वात में। और वो गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव आता है। निर्वात में, वैक्यूम में प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम जैसे हवा, पानी, कांच से गुजर सकता है। प्रकाश का मार्ग तब बदलता है जब वह अलग अलग माध्यमों में प्रवेश करता है। अब यही चीज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन में, सॉरी अपवर्तन में, परावर्तन नहीं। यानी प्रकाश का मार्ग तब बदलेगा। अब समझो, ध्यान सुनना। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, जैसे मान लो यहाँ पे पानी है और जो प्रकाश है वो हवा से आया पानी में चला गया, तो उसका पथ यानी कि रास्ता बदल जाएगा, थोड़ा झुक जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। अब शॉर्ट में याद रख लो, जब प्रकाश की किरण जिस माध्यम में आए उसी माध्यम में चले जाए तो होता है परावर्तन। जब प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदल ले तो होता है अपवर्तन। याद रहेगा सभी को। अपवर्तन की घटना तब होगी जब माध्यम बदले। जैसे लाइट हवा से पानी में आए, आ रहा है बात समझ में? ये हवा से कांच में जाए, तब यहाँ पे क्या होगा बताओ? अपवर्तन। तो अपवर्तन समझने से पहले कुछ हमें बेसिक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है, फिर हम लोग चैप्टर को शुरू करेंगे। ध्यान सुनना। देखो अब हम लोग का आता है रेयर मीडियम, विरल माध्यम, डेंस मीडियम, सघन माध्यम। सुनो, विरल माध्यम क्या होगा? जहां प्रकाश की गति ज्यादा होती है। प्रकाश की गति ज्यादा होगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ? विरल माध्यम। और जहां प्रकाश की गति कम होगी, जहां प्रकाश की गति कम होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? सघन। अब ऐसे समझो, सघन मतलब समझो डेंस। मान लो एक जगह में बहुत भीड़ है, सघन है, तो क्या तुम वहां तेज चल पाएगा? कैसे? धीरे चलेगा। वही है सघन। ध्यान समझना। यानी सघन है तो प्रकाश की गति क्या होगी? कम। अब तुम खुद बताओ, हवा और कांच में या हवा और पानी में, हवा और पानी में कौन तुम्हें सघन लग रहा है? तुम बोलेगा क्या? पानी सघन है। हम बोलेंगे बताओ, पानी में तुम दौड़ो और एक नॉर्मल रोड पे दौड़ो। हवा जब यहाँ पे देखो, नॉर्मली यहाँ पे हवा है ना, एक हवा में दौड़ो मतलब नॉर्मली रोड पे दौड़ो, एक पानी में दौड़ो, किसमें तेज दौड़ पाएगा? हवा में, यानी रोड पे तेज दौड़ पाएगा, पानी में दौड़ नहीं पाएगा तुम तेज। सघन है ना, वो सघन है। क्या बात आया समझ में? तो ध्यान सुनना। अगर हम तुमसे क्वेश्चन पूछें, बताओ हवा, पानी, दो एग्जांपल ले रहे हैं हवा और पानी का, विरल सघन बताओ, तो तुम बोलेगा, हम बोलेंगे बताओ प्रकाश की गति हवा पानी में किसमें तेज होगी? तो तुम बोलेगा सर प्रकाश की गति हवा में तेज होगी, पानी में कम या धीमी होगी। तो जिसमें तेज होगी उसको हम लोग कैसा माध्यम कहेंगे? विरल माध्यम, रेयर मीडियम। तो इसको हम लोग कहेंगे विरल माध्यम। विरल माध्यम, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तेज नहीं कहेंगे, सघन माध्यम कहेंगे। क्या कहेंगे? सघन माध्यम। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दें, ध्यान सुनना, पानी और कांच, अब बताओ पानी और कांच का एग्जांपल देखो। यहां पे रट मत लेना, यहां रट मत लेना कि पानी सघन माध्यम है, रटेगा तो फिर भूल जाएगा। यहां तुम्हें ध्यान रखना होगा कौन किसके सापेक्ष है, तब कर पाएगा। सापेक्ष याद रखना पड़ेगा, कौन किसके सापेक्ष है। ध्यान सुनना। देखो अब बताओ, पहले क्वेश्चन लोग क्या था बताओ? हवा पूछे और क्या पूछे? पानी। अब क्या पूछे तुमसे? पानी और कांच। ध्यान सुनना, पानी और कांच में देखो, अब तुम बताओ पानी और कांच में विरल कौन, सघन कौन? तुम बोलेगा पानी कांच की बात हम कर रहे हैं, तो पानी अब विरल हो जाएगा, कांच सघन हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? तुम बताओ कांच, पानी क्या है बताओ? लिक्विड है, और कांच क्या है? ठोस है। तो कांच है ठोस, तो ठोस के कण ज्यादा पास आ गया। अब पानी के जो कण हैं वो दूर दूर हैं, इसका मतलब पानी का जो कण है वो दूर दूर है, मतलब विरल है। और कांच का कण ठोस है, पास पास है, इसका मतलब ये क्या है?
सघन है। आ रहा है बात समझ में? तो तुम रट मत लेना कि पानी सघन है। पानी सघन भी है, पानी विरल भी है। वो किसके सापेक्ष देख रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि प्रकाश किधर से किधर गया। पानी से कांच में गया, हवा से पानी में गया, उसके अकॉर्डिंग बताएंगे विरल और सघन। आया समझ में नहीं आया बताओ? बोलो। तो क्या विरल सघन पहचान लेगा? चलो एक और एग्जांपल पूछते बताना। जैसे तुमसे पूछे हवा और कांच का बताओ, हवा और कांच, तुम लोग बताएगा हवा और कांच का कौन विरल कौन सघन होगा। सोचो और बताओ कौन विरल कौन सघन होगा। तो हवा और कांच में तो सब पता लग रहा है, हवा के कण बहुत दूर दूर हैं, मतलब विरल है, फैले हैं, विरल हैं, रेयर है। लेकिन कांच के कण बहुत पास पास हैं, सघन है। तो मतलब बताओ हवा क्या होगा? विरल। कांच क्या होगा? सघन। तो उम्मीद है तुम लोग को विरल और सघन समझ में आ गया होगा। तो एग्जांपल्स नोट कर लो, तीनों समझ आ गया होगा, और ये नोट कर लो पूरा। तो रेयर और डेंस यानी विरल और सघन माध्यम समझ आ गया। तो विरल सघन माध्यम पे दो नियम है, उन नियम को समझ लेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन समझना बहुत आसान होगा। तो पहले नियम समझते हैं। तो नियम फर्स्ट क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन आएगी, किधर से किधर जाएगी बताओ? विरल से सघन। रेयर मतलब होता है विरल, तो यहां पे क्या तुम्हारा बताओ? विरल। और डेंस मतलब क्या होता है? सघन। तो बोल रहा है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आएगी, देखो तो दो माध्यम बनाते हैं, ध्यान सुनना, विरल माध्यम और क्या बताओ? सघन माध्यम। तो ऊपर ले लेते हैं हवा और नीचे का माध्यम क्या है? पानी। आया बात समझ में? और ये तुम्हारा क्या है बताओ? अभिलंब। ये क्या है बताओ? अभिलंब। ये अभिलंब है। देखो अब एक प्रकाश की किरण को गुजारते हैं यहां से, ध्यान सुनना। अब एक प्रकाश की किरण गुजारते हैं। जब एक प्रकाश की किरण यहां पे आई, रे ये हवा है और नीचे क्या है? पानी। यानी जैसे ये पानी के सरफेस पे, ये पानी का सरफेस है, ये नीचे क्या भरा है बताओ? इस तरह से पानी भरा हुआ है। आ रहा है बात समझ में? जैसे पानी के सरफेस पे आया तो हम कंसेप्ट क्या पढ़ के आए हैं कि जब प्रकाश की किरण विरल से सघन आएगी, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो ये हल्का सा ना अभिलंब की ओर टिल्ट हो जाएगी। ऐसे देखो, जाना तो इसको ऐसे था, देखो जाना ऐसे था ना इसको सीधा। लेकिन जब माध्यम में परिवर्तन होता है तो प्रकाश का वेग भी बदलता है। सुनना क्या बोल रहे हैं? जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश का वेग बदलता है। इसी कारण से प्रकाश अपना पथ भी बदल लेता है। ध्यान सुनना, यहां पे क्या हुआ? माध्यम बदला, प्रकाश तो आ रहा था हवा में, वो देखा अचानक में पानी मिल गया, देखो ना पानी में आ गया ना वो, तो वो अपना स्पीड को बदल देगा। जैसे अपना स्पीड बदलेगा उसके रास्ता में विचलन आ जाएगा, वो थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। जाना सीधा था लेकिन ये थोड़ा सा विचलित होके इस तरह से चला जाएगा। तो क्या बताओ, ये कंसेप्ट सभी को आया समझ में? जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में जाएगी तो अपने वास्तविक पथ से अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। याद रहेगा सभी को? सेकंड नियम सुनना, जब प्रकाश की किरण डेंस यानी सघन से कहां जाएगी? विरल, तब अभिलंब से क्या होगी? दूर हो जाएगी। इस बार अभिलंब से दूर, और यहां पे था जब विरल से सघन आएगी तो अभिलंब के पास, अब अभिलंब से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। ये तुम्हारा क्या बताओ? अभिलंब। देखो हवा और ये तुम्हारा क्या है? पानी। अच्छा, हवा कैसा माध्यम होता है? विरल माध्यम। पानी कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। या फिर से लिख देते हैं, हवा कैसा माध्यम होता है बताओ? विरल माध्यम। पानी कैसा माध्यम होता है? सघन माध्यम। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है ना सघन से विरल, सघन से क्या आएगा बताओ? विरल, सघन से विरल। अच्छा, ऊपर क्या लिख लेते हैं तब? सघन यानी पानी लिख लेते हैं ऊपर। आ रहा है बात समझ में? ये कैसा माध्यम? सघन। नीचे कैसा माध्यम कर लेते हैं? हवा। हवा कैसा होगा? विरल माध्यम। आ रहा है बात समझ में? डेंस मीडियम, रेयर मीडियम। अब एक प्रकाश किरण लेते हैं, देखो ध्यान सुनना। देखो प्रकाश की किरण तो ऐसे आ रही थी, यानी इस तरह से आती, इस तरह से आती सीधा। आ रहा है बात समझ में? जब प्रकाश की किरण पानी से हवा में गया तो जाना तो सीधा था, लेकिन सघन से कहां चला गया? विरल। देखो ना, सघन से विरल, तो क्या लिखे हैं? जब सघन से जाएगा विरल तो अभिलंब से क्या हो जाएगा? दूर।
तो ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब से हो जाएगा दूर। इस तरह से देखो, तो क्या सभी लोग को समझ आ गया? बोलो, अगर ये तुम्हें नहीं आएगा समझ में तो प्रकाश का बर्तन भी नहीं आएगा समझ में। अब इतना कंसेप्ट पढ़ लिए हैं कि हम प्रकाश का बर्तन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्या, तो बताओ, अब एक बार रिपीट करते हैं, सब बोलेगा। बताओ, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन जाएगी तो किरण किधर की ओर मुड़ेगी? अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल जाएगी तब किधर की ओर मुड़ेगी? अभिलंब से दूर हो जाएगी। सभी को आ गया समझ में? तो नोट करो, फिर समझते हैं बर्तन। देखो, दोनों नियम से मैं क्या समझ आया? जब दोनों नियम को देखे तो मैं ये समझ आया, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वेग में परिवर्तन होने के कारण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब हम लोग अपवर्तन को समझ सकते हैं। क्या है अपवर्तन? देखो, प्रकाश का अपवर्तन, तो अभी हम लोग डिफिनेशन समझ के आए हैं। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब, ध्यान सुनेगा, जब प्रकाश की किरण, जब, ध्यान दो, गप नहीं करो, जब प्रकाश की किरण, ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, क्या बोलेंगे बताओ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है या प्रवेश करती है, दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने, अभी क्या देखा बताओ? जब प्रकाश की किरण, देखो यहां पे, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश किया तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो गया। तो यही यहां पे लिखना है, जितना समझ के आए हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वेग में परिवर्तन के कारण अपने वास्तविक पथ से, वो जिस पथ में जा रही थी वो उसका वास्तविक पथ था, जाना उसको सीधा था, लेकिन जैसे माध्यम बदला वो अभिलंब की ओर झुक गई या अभिलंब से दूर हो गई। तो सुनना, तो अपने वेग में परिवर्तन के कारण अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को क्या कहते हैं बताओ? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो बताओ, प्रकाश का अपवर्तन सबको आया समझ में? क्या होता है अब याद तुम्हें करवाते हैं, सुनना। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। अब पूछेगा बताओ उसके पथ में विचलन क्यों होता है? तो तुम बोलेगा प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण। क्या यहां तक सभी को समझ आया? तो डिफिनेशन नोट करो, अब इसका डायग्राम बना के समझाते हैं। वीडियो पॉज कर दो। प्रकाश का अपवर्तन क्या है सभी को अच्छे समझ आ गया? चलो अब ध्यान सुनना। देखो विचलन होता कैसे है वो बना तुम्हें दिखाते। विचलन होता कैसे देखो, तो क्या बोल रहा है बताओ? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। देखो ध्यान सुनना, देखो यहां पे एक माध्यम ऊपर रखते हैं विरल और नीचे रखते हैं सघन माध्यम, और यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं? देखो ऊपर का माध्यम कर दे रहे हैं सघन और नीचे का माध्यम कर दे रहे हैं विरल। देखो अभी कंसेप्ट क्लियर करके हम लोग आए हैं पीछे से। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में आएगी, विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे समझना। तो जब प्रकाश की किरण देखो विरल से कहां जा रही है बताओ? सघन। जाना था इसको सीधा बताओ अपने वास्तविक पथ पे, लेकिन ये अपने वास्तविक पथ से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। बताओ तो ये विचलन किस कारण से हुआ है? बोलो। वेग में परिवर्तन के कारण से विचलन हुआ। अब यहां से क्वेश्चन भी आता है ऑब्जेक्टिव, वो बता रहे हैं, पहले इसको भी देख लो। अब देखो अब सघन से कहां जा रही है बताओ? विरल जा रही। देखो सघन जैसे विरल जा रही है तो बताओ इसका वास्तविक पथ तो ये है ना, जाना तो इसको ऐसे था, लेकिन इस बार ये अभिलंब से क्या हो जाएगी बताओ?
दूर हट जाएगी। नोट कोई नहीं करेगा। सुनो, देखो ये जो कोण दिख रहा है तुमको यहां पे, इसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, आई। ये जो कोण दिख रहा है तुमको, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। परावर्तन मत बोलना, यहां परावर्तित नहीं हुआ है, यहां पे अपवर्तित हुआ है। तो ये है हम लोग का आपतन कोण, ये है हम लोग का अपवर्तन कोण। जो एंगल आई दिख रहा है, कैसा कोण? आपतन कोण। जो एंगल आर दिख रहा है, कैसा कोण? अपवर्तन कोण। यहां भी जो आई यहां पे है, कैसा कोण? आपतन कोण। ये पूरा, जो पूरा दिख रहा है यहां से यहां तक, कैसा कोण? अब एक कंसेप्ट है यहां से, यही ऑब्जेक्टिव आता है। सुनो, जब तुमसे ऐसे पूछेगा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम गई तो आई आर में क्या रिलेशन है, तो बोलेगा आई आर में क्या रिलेशन है? एंगल आई एंगल आर। एक चीज देख रहा है, देखो आई बड़ा है आर छोटा है, देखो ना क्यों अभिलंब के नजदीक आ गया। तो एंगल आई बड़ा है और यहां एंगल आर क्या होता? छोटा है। तो एंगल आई बड़ा, एंगल आर छोटा, याद रख लेना। पूछेगा जब प्रकाश की किरण विरल से सघन जाएगी तो एंगल आई एंगल आर में क्या संबंध, बोलेंगे आई बड़ा आर छोटा। जब प्रकाश की किरण सघन से विरल आएगी तो आई आर में क्या रिलेशन, तो आई छोटा हो गया, आर बड़ा हो गया, तो आर क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताओ प्रकाश का अपवर्तन अच्छे से क्लियर हुआ? एक बार डेफिनेशन रिपीट करते हैं फिर से। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाती है। किस कारण से? वेग में परिवर्तन के कारण से। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो नोट करो, फिर आगे समझाते क्या। देखो ध्यान देगा सब यहां। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ आ गया था। तो आता है प्रकाश के अपवर्तन के नियम, ध्यान सुनना। तो पहला नियम क्या है? देखो, आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कैसे? ध्यान सुनना, देखो यहां पे सब। देखो ये तुम्हारा क्या बताओ? अभिलंब। ध्यान सुनना, देखो ये है क्या बताओ? आपतित किरण। आ रहा है बात समझ में? ये कैसा किरण है बताओ? आपतित किरण। बताओ, अब ऊपर मान लेते हैं हवा है और नीचे क्या है? पानी। पता है तुम्हें, माध्यम जब बदलेगा तो जाना तो सीधा ऐसे था इसको, लेकिन ये अपने वास्तविक पथ से विचलित हो जाएगा और किधर की ओर झुक जाएगा? अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो ये अपवर्तित हो गया। इसको कैसा किरण बोलेंगे बताओ? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण और ये आपतित किरण और ये अभिलंब। देखो तीनों कहां पे है बताओ? एक ही तल में है। इसी तल में, यानी जो एक बोर्ड है, ये बोर्ड एक तल है, इसी बोर्ड वाले तल में आपतित किरण भी है, अपवर्तित किरण भी है, अभिलंब भी है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। याद हो गया सभी को? बहुत इजी है। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम लोग बताओ क्या कहेंगे? अपवर्तन का पहला नियम। तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ रोक दो, नीचे नीचे से। चलो फर्स्ट नियम बहुत इजी था, समझ आ गया होगा। सेकंड नियम से ऑब्जेक्टिव्स आएगा, तो ध्यान सुनना। तो सेकंड लॉ को हम लोग कहते हैं ना, ध्यान सुनना, स्नेल का नियम भी कहते हैं। सेकंड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं बताओ? स्नेल्स लॉ। सेकंड लॉ को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। क्या होता है स्नेल्स लॉ? सुनना ध्यान से, बोल रहा सुनना। आपतन कोण और अपवर्तन कोण का ज्या, यानी साइन, साइन के बारे में पढ़ा हुआ है तुम लोग ट्रायमेट्री चैप्टर मैथ में। तो क्या कह रहा है सुनना, बोल रहा है आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर का ज्या, यानी साइन, यानी ये कह रहा है का अनुपात। तो हमें किसका अनुपात लेना है बताओ? आपतन कोण का और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात। यानी कि बताओ ज्या मतलब क्या? साइन। तो साइन आई अनुपात यानी कि बटे साइन आर। ये बात आया समझ में? सुनो, आपतन कोण और अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। एक कांस्टेंट आता है, नियतांक आता है। मतलब तुम साइन आई और साइन आर को सॉल्व करेगा ना, साइन आई बटे साइन आर को,
तो एक निश्चित मान आएगा, उस मान को क्या कहते हैं बताओ? के। क्या कहते हैं बताओ? के कहते हैं। इसी कहते हैं स्नेल्स लॉ। तो क्या स्नेल्स लॉ याद रहेगा? साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या होगा? के। इसे हम लोग क्या कहेंगे बताओ? स्नेल्स लॉ। तो याद करो पहले, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक स्थिरांक होता है, इसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं सेकंड नियम। आपतन कोण की ज्या, साइन मतलब ज्या, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक या स्थिरांक होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं बताओ? स्नेल का नियम कहते हैं। क्या यहां तक समझ आया सभी को? या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, साइन आई बराबर के इंटू साइन आर। चाहे ये ऑप्शन में रहे चाहे ये ऑप्शन में रहे, दोनों सही है। तो नोट कर लो। अब इसको और अच्छे समझते हैं अगले स्लाइड पे। देखो एग्जांपल है, स्नेल्स लॉ को समझते हैं अच्छे से। अभी तुम्हें स्नेल्स लॉ आया, होता क्या है तुम ये नहीं जान पाया कि स्नेल्स लॉ का यूज क्या है हमारे लाइफ में। स्नेल्स लॉ क्या होता है ये पता चल गया तुम्हें कि साइन आई बाय साइन आर बराबर एक कांस्टेंट आएगा, बस वो एक स्नेल्स लॉ। इतना तो बुक में लिखा है, इतना समझ सकता है, लेकिन इसका यूज क्या है वो सुनना ध्यान से। देखो बोल रहा तुम्हें, एक प्रकाश की एक किरण हवा से कहां गया बताओ? पानी में जा रही है। ध्यान सुनना, जब हवा से पानी में गया, देखो यहां पे, अब देखो ऊपर का मीडियम क्या बताओ? हवा। नीचे का मीडियम क्या बताओ? पानी। तो तुम्हें एंगल वगैरह सब दे दिया गया है कि जब ये प्रकाश हवा से पानी में गया तो तुमको पता है, ध्यान सुनना, विरल से सघन गया तो अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। तो आपतन कोण तुमको दे कितना दिया है बताओ? ये 45। बताओ अपवर्तन कोण कितना? 32। अब यहां पे हम लोग कौन सा लॉ लगाते हैं बताओ? स्नेल्स लॉ लगाते हैं। तो स्नेल्स लॉ क्या पढ़ के आए? साइन आई बाय बराबर क्या होता है? के। देखते कितना आता है के का मान। तो के बराबर साइन आई, बताओ आई का मान कितना डिग्री? 45। साइन आर, आर का मान कितना डिग्री? 32 डिग्री। देखो उधर भी दिया है 32 डिग्री। अब इसका वैल्यू पुट करो। साइन का मान तुम पता है 1/√2 होता है। 1/√2 को हम पॉइंट में करके यहां लिख दिए, सॉल्व करना आसान होगा। कितना आया? 0.7071। ये कितना आया बताओ? 0.5299। ये पॉइंट तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 70715299। जब तुम 7071 में 5299 से डिवाइड लगाएगा, ये आएगा 1.33। अब समझो इस बात का क्या मतलब है, जो रिजल्ट आया 1.33। इस बात का मतलब है, सुनना, तो बताओ ये जो प्रकाश की किरण था वो हवा से कहां आया? पानी में। यानी हवा कहने का मतलब है निर्वात। हम यहाँ पे हवा को निर्वात समझ रहे हैं, मतलब समझ रहा है जहां पूरा वैक्यूम हो। ये तुम वायु भी हवा भी कह सकता है। तो देखो इस बात का क्या मतलब निकला? इस बात का मतलब निकला कि जो किरण है, इस किरण की चाल पानी में आने पर हवा से 1.33 गुना हो जाएगा। क्या सुनना, फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से, जो प्रकाश की किरण है, इस प्रकाश की किरण का चाल जब हवा से पानी में आएगा तो कितना गुना हो जाएगा? 1.33 गुना हो जाएगा। तो यही चीज कौन बताया हमें? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ में क्या बताया बताओ? कि अगर हमें ये पता लगाना हो, सुनो, अब हमें अगर ये पता लगाना हो कि प्रकाश का चाल हवा में कितना था, पानी में जाने पर कितना बढ़ेगा, तो ये बात का पता हम किससे लगा सकते हैं? स्नेल्स लॉ से लगा सकते हैं। तुम्हारे माइंड में ये बात रहता ना कि चलिए हवा में तुमको पता है प्रकाश की चाल कितनी होती है, बताओ, कोई बताओ। लिखा है निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर ये पूछते हैं बताओ पानी में जा कितना हो गया, तब तुम नहीं बता पाता, लेकिन अब बता देगा। बता कितना चाल हो जाए, कितना गुना चाल हो जाएगा हवा से? 1.33 गुना। क्या आया बात समझ में? स्नेल्स लॉ ने क्या बताया हम लोगों को? तो नोट करो और एग्जांपल देते हैं, ध्यान देगा। तो प्रकाश का अपवर्तन समझ गए। अब आता है हम लोग का एग्जांपल्स, डेली लाइफ एग्जांपल्स, यानी दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन। तो दैनिक जीवन में प्रकाश का अपवर्तन कहां का हम लोग देख पाते हैं? देखो पहला है पानी में पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखना या टेढ़ा दिखना। देखो ये कैसे हो पाता है, सुनना ध्यान से। देखो एक ग्लास है, सुनना, इतना पानी इसमें रख लेते हैं। बताओ ऊपर क्या है बताओ? हवा। नीचे क्या है बोलो? पानी है। यहाँ पे इधर लिख दे रहे हैं, ये पानी इस तरह से। ध्यान सुनना, देखो एक पेंसिल, वास्तव में तो पेंसिल ऐसे रखा होगा, देखो वास्तव में पेंसिल ऐसे रखा होगा ना, लेकिन पेंसिल एक्चुअल में ऐसा दिखता नहीं है। आ रहा है बात समझ में? पेंसिल एक्चुअल में ऐसा दिखेगा नहीं तुमको। अब पेंसिल दिखता कैसा है, सुनना ध्यान से। देखो देखो अभी तुम पढ़ के पीछे से आया है, जब प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक अभिलंब बना दे, देखो यहाँ पे एक अभिलंब बनाते हैं, अगर यहाँ किस तरह से अभिलंब बना दें तो बताओ, ध्यान सुनना, जब प्रकाश यहाँ पे इंटर किया होगा तो अभिलंब की ओर मुड़ेगा ना। देखो ये थोड़ा सा हल्का से टिल्ट होगा, ये भी अभिलंब की ओर थोड़ा सा टिल्ट होगा। तो बताओ पेंसिल जो सीधा था अब वो यहां से कैसा दिखेगा, टूटा हुआ या टेढ़ा दिखेगा। क्या आया समझ में? ऐसे ही सिक्का का एग्जांपल देखो, देखो सेकंड एग्जांपल, पानी में रखा सिक्का कहां दिखता है बताओ, ऊपर की ओर। देखो ध्यान सुनना, देखो एक सिक्का रखा तो है तली में, लेकिन ये सिक्का तली से कहां दिखता है बताओ, ऊपर उठा हुआ। देखो लेकिन जब प्रकाश आया होगा, ध्यान सुनना, तो वास्तव में जब प्रकाश आया होगा, ध्यान सुनेगा, लेकिन मान लो ऊपर से तुम सिक्का को देखा, जो व्यक्ति सिक्का को देख रहा होगा, ये आई यहां पे बना दिए दरअसल, जो देख रहा होगा, तो बताओ जैसे वो जब देखा होगा तो जो प्रकाश जो इंटर किया होगा, बताओ प्रकाश तो बताओ वास्तव में ऐसे जाना था, आ रहा है बात समझ में, लेकिन माध्यम का परिवर्तन के कारण से प्रकाश मुड़ गया होगा। फिर बताओ, अब बताओ तुम जब तुम पैसे को देख रहा होगा तो प्रकाश वास्तव में यहां से इस तरह से आना चाहिए था, यहां पे आना चाहिए था, लेकिन फिर यहां से क्या होगा बताओ, मुड़ गया होगा। तो ये सिक्का जो यहां था, जहां पे कटा दोनों लाइन, अब ये सिक्का कहां दिखेगा बताओ, ऊपर उठा हुआ दिखेगा। क्या सबको आया समझ में अपवर्तन कैसे होता है? ये सब कैसे समझ पाए कि पिछले लोग कंसेप्ट पढ़ के आए थे कि विरल से सघन आएगा तो क्या होगा, सघन से विरल होगा तो क्या होगा, ये लाइन कब मुड़ेगा, तब जाके एग्जांपल्स में समझ आया। आगे सुनना ध्यान से, अगला एग्जांपल्स, तो दो क्लियर हो गया। ऐसे तैरते हुए स्विमिंग पूल की गहराई वास्तविक से कम दिखना, यानी अगर स्विमिंग पूल में पानी है तो जो उसका गहराई कम पता लगेगा, गहरा तो ज्यादा है लेकिन क्यों कम पता लगा, जो अंदर का तल है वो कहां दिखता है तुमको, ऊपर उठा हुआ तली दिखता है। कैसे, अभी समझाएं कैसे दिखता है। अगला एग्जांपल, कांच के प्रिज्म से किरण का मुड़ जाना, यानी अगर हम एक प्रिज्म बनाए, यहाँ पे देखो एक प्रिज्म बनाए, यहाँ पे ध्यान सुनना, बताओ अभी प्रकाश की किरण कहां पे दिख रहा है तुमको, ध्यान सुनना, बताओ हवा में, जैसे कांच में गया तो क्या गया, विरल से सघन। तो तुमको पता है विरल से सघन जाता है तो अभिलंब से दूर हट जाता है। तो ध्यान सुनना, जाना तो इसको ऐसे था, बताओ वास्तव में ऐसे जा रहा था, लेकिन बताओ अगर एक अभिलंब खींचे तो अभिलंब से दूर हट जाएगा ना, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर जब ऐसे आएगा फिर अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। क्यों झुक गया, सघन से अब कहां आ गया, विरल आ गया, नीचे झुक जाएगा। ये एग्जाम्पल अलग से भी देखेंगे, टॉपिक ही है इसका, तो इसको भी नहीं लिखना अभी, ये दो डायग्राम बना सकता है तुम लोग, तो नोट कर लो, यहां तक समझ आ गया होगा। देखो तो टॉपिक है हम लोग का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ध्यान सुनना, इसलिए बेसिक पॉइंट्स क्या है वो समझा देते हैं तुम्हें। सुनो, किसी भी चीज का जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो कैसे निकालते, सुनना, तो सबसे पहले ना ऊपर लिखते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या निर्वात में प्रकाश की चाल सभी को याद है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां तक दिक्कत है किसी को? दूसरा पॉइंट, जिसका निकाल रहा है उसमें प्रकाश की चाल, जैसे कांच का निकाल रहे हैं तो कांच में प्रकाश की चाल पता होना चाहिए, पानी का निकाल रहे हैं पानी का प्रकाश की चाल पता होना चाहिए। आ रहा है बात समझ में? चलो सुनो, तो सुनना ध्यान से, तो अपवर्तनांक होता क्या है, देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस अनुपात के बराबर होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस अनुपात के बराबर होता है जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, देखो इंपॉर्टेंट को घेर रहे हैं, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात लिया जाता है। सिंपल, जैसे भी, अब सुनो, अगर हमें अपवर्तनांक निकालने बोले तो किसका अनुपात लेंगे, तो सिंपल ऐसे याद करो, हमें अपवर्तनांक निकालने बोला, हम अनुपात लेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल अनुपात माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अनुपात माध्यम में प्रकाश की चाल, अनुपात मतलब बटे, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल जिस माध्यम का निकालने दिया गया। आगे बात समझ में, तो बोलेंगे अपवर्तनांक, ध्यान सुनना, किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस अनुपात के बराबर होता है, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में के प्रकाश की चाल के बराबर होता है। याद हो गया होगा सभी को। तो यानी कि हम लोग यहां से कह सकते हैं ना, ध्यान सुनना, तो अपवर्तनांक बराबर होगा, ऊपर क्या लिखेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। ध्यान सुनते जाना। तो पहले बताओ, अब अपवर्तनांक समझ आया, अपवर्तनांक निकालते कैसे हैं, इसका मतलब क्या होता है वो भी समझाते हैं, अपवर्तनांक का अर्थ ही क्या होता है वो भी समझाते हैं। पहले ये फॉर्मूला वगैरह समझ लो। तो अपवर्तनांक निकालना कैसे निकालेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल।
निर्वात में प्रकाश की चाल को डिनोट करेंगे C से, देखो ना C लिखे हैं, और माध्यम प्रकाश को डिनोट करेंगे V से, और अपवर्तनांक को करेंगे N से। तो सूत्र क्या बन गया, N बराबर C बटे V। क्या आया सभी को समझ में? इसकी मात्रक नहीं होती, मात्रक नहीं लिखना। तो अपवर्तनांक निकालना आ गया, डिफिनेशन एग्जाम में आता है तो याद हो गया होगा। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस अनुपात के बराबर होता है जिसमें निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल होती है। याद हो गया है, समझ आ गया, बना के लिख सकता है। या तुम ऐसे कह सकता है निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। इसको याद कर लो, निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक बराबर सूत्र बोलेंगे N बराबर C बटे V। क्या समझ आया? तो नोट करो, आगे क्वेश्चंस करते हैं इस पे। देखो, तो अपवर्तनांक समझ आ गया में क्या होता है। अगर हमें अपवर्तनांक निकालना हो किसी का तो लगाएंगे फॉर्मूला N बराबर C बटे V। जैसे हमें क्वेश्चन दिया गया कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, निकाल के बताओ। यानी कांच का अपवर्तनांक हमें निकालना कितना होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या निकालना है बताओ हमें, अपवर्तनांक। यानी N बराबर क्या होता है, C बटे V। C मतलब क्या, निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल तो सबको आता है, 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और V का मतलब उस माध्यम में जिसका निकालना है, तो हमें किसका निकालना है बोलो, कांच का। तो मतलब कांच में प्रकाश की चाल लिखेंगे, जिसका निकालना हो बटे में उसी में प्रकाश की चाल लिखेंगे। तो कांच में प्रकाश की चाल है 2 गुना 10 का पावर 8। क्या 10 का पावर 8, 10 का पावर 8 सेव होने के कारण से कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 बटे 2 कितना आएगा बोलो, 1.5। तो यहां से तुम याद कर लो कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है, ऑब्जेक्टिव में आएगा कि कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। चलो नोट कर लो। तो सेकंड एग्जांपल है, पानी का अपवर्तनांक निकालना कितना होगा। पानी का अपवर्तनांक कितना होगा, ध्यान सुनना। तो बताओ, पहले अपवर्तनांक का लगाते हैं फॉर्मूला। तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला नहीं, N बराबर क्या पढ़ के आए हैं, C अपॉन V। C अपॉन V, तो C का वैल्यू समझता है सब। C का मतलब होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुना 10 का पावर 8। और V जिस माध्यम का निकालना है उसमें प्रकाश की चाल, किसका निकालना है, पानी का। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 2.25 गुना 10 का पावर 8। ये तो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा देखो, 3 बटे 2.25, पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर कितना, 0, 2 0। तो आ गया 300 बटे कितना, 225। काटो, किससे कट रहा देखो, 25 से काट दो। 25 से काटेंगे ना तो ये आ जाएगा 3 गुना 4। समझा कैसे काटे, 3 को रहने दिए, 25 चौके 100, 2 0 काट के 4 लिख दिए। 25 इसको काटो, 25 अठे 25 नमा जाएगा, 3 3 यानी कितना आ गया, 4 बटे 3। 4 बटे 3 को भाग लगाओ तो 3 एकम 3 यानी 1.33। तो यहां से याद करो कि पानी का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है, 1.33। और बताओ तो कांच का कितना होता है, 1.5। कांच का 1.5, पानी का 1.33। नोट कर सकता है। देखो, तो महत्वपूर्ण पदार्थों के अपवर्तनांक, यहां से 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में फिक्स है, आना ही आना है। तो याद कर लेना है तुम सबको अपवर्तनांक। तो बोलेगा सब, वायु का अपवर्तनांक कितना बोलेंगे बताओ, 1.003, यानी लगभग में 1 ही बोलेंगे हम लोग, लगभग 1। पानी का अपवर्तनांक 1.33, इथाइल अल्कोहल का अपवर्तनांक 1.36, और तारपीन का 1.47, बेंजीन का 1.50, क्राउन कांच का 1.50, और फिलेंट कांच का 1.62, और माणिक्य का 1.71, और नीलम यानी से कितना होगा 1.77, और हीरा का 2.42। अब सुनो, ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42। पानी का कितना होता है, 1.33, और क्राउन कांच का पूछा जाता है कितना होता है, 1.50। ये 3 तो तुम्हें याद होना ही चाहिए। एक बार रिपीट करते हैं, पानी का याद है सभी को, कांच का नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, कांच का भी लिखे होंगे, हाँ क्राउन कांच यहाँ लिखा है 1.5, अभी निकाले भी थे। तो याद करो, सब बोलेगा पानी कितना 1.33, और क्राउन कांच का कितना 1.50, हीरा कितना 2.42। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, तो बोलना ऑप्शन हीरा ही होगा। सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है तुमको बताओ, हीरा का।
याद रहेगा सभी को, नोट कर सकता है। देखो तो अब हम लोग समझेंगे, अब बर्तन तो होगा लेकिन कहां से बर्तन करवाना है हम लोग को, कांच की सिल्ली से। यानी एक कांच का सिल्ली है, यानी एक कांच का टुकड़ा है, उससे प्रकाश कैसे अपवर्तित होगा इसे समझना है हमें। तो ध्यान सुनना, देखो पहले कांच का सिल्ली बना लेते हैं। देखो ध्यान सुनो, अपने करो। देखो इसका नाम रखते हैं ABCD, कांच का सिल्ली है। ध्यान सुनो, देखो एक प्रकाश की किरण कांच की सिल्ली पे आके इस तरह से पड़ती है। देखो इसका वास्तविक पथ तो इस तरह से है, ये इसका वास्तविक पथ है। यहां एक अभिलंब खींच लेते हैं। देखो एक लंब डाल लेते हैं यहां से इस तरह से, ये अभिलंब है। तो ध्यान सुनो, ऊपर क्या बताओ, वायु, नीचे क्या बताओ, कांच। तो मतलब विरल से सघन गया, तो विरल से सघन जाएगा तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर आएगा या दूर जाएगा, बोलो, अभिलंब की ओर आ जाएगा। अरे जब प्रकाश की किरण बताओ वायु से यानी एयर से कहां आया, तो ग्लास यानी कांच में, विरल से सघन आया, क्योंकि हवा कैसा माध्यम बताओ, विरल माध्यम। कांच कैसा माध्यम है, सघन माध्यम। तो विरल से जब सघन आएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। तो किरण किधर की ओर मुड़ेगा बताओ, अभिलंब की ओर। यानी जा तो ऐसे रहा था लेकिन ये हल्का सा टिल्ट ऐसे हो जाएगा और यहां पे ऐसे आएगा। देखो ध्यान सुनना, चलो यहां पे एक अभिलंब खींच लेते हैं। देखो देखो ये लंब है। अब देखो अब कहां से आ रहा है बताओ, अब यानी ये कांच से कहां फिर से आ गया, हवा। अच्छा कांच है क्या सघन, हवा क्या है बोलो, विरल। यानी फिर अब सघन से विरल आया। देखो इसका वास्तविक पथ क्या है, देखो इसको बना देते हैं। इसका वास्तविक पथ देखो इस तरह से आ रहा है, ऐसे आना था। लेकिन कंसेप्ट क्या पढ़ के आए हैं, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल आए तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अगेन सुनना, विरल से सघन आए अभिलंब की ओर आएगी, सघन से विरल जाए अभिलंब से दूर चल जाएगी। यानी अब ये कैसे हो जाएगा बताओ, इस तरह से हो जाएगा। क्या समझ आया सभी को? एंगल दिखा देते हैं, ध्यान सुनना, नोट नहीं करना कोई। देखो इसे हम लोग कह देते हैं आई, ये क्या होगा बताओ, आर। अगेन अपवर्तित हुआ, इसे आई डैश कह देते हैं, और इसे हम लोग क्या कह देते हैं, आर डैश। इसका नाम भी दे देते हैं, ध्यान सुनना। देखो नोट नहीं करना कोई, देखो बस ध्यान से। देखो इस पर नाम दे दो ए, अच्छा ये तो लिखा हुआ था ना, पी क्यू और एस। ध्यान सुनो, तो पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आ बात समझ में, और एस भी अपवर्तित किरण। देखो दो बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहां अपवर्तन हुआ, एक बार बाहर अपवर्तन हुआ। तो पी क्यू आपतित किरण लिख लेना, क्यू आर अपवर्तित किरण, और एस भी अपवर्तित किरण। तो बताओ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन दिखाओ, तो क्या दिखा देगा? तो क्या नाम लिखेंगे बताओ, जो पी क्यू है वो कैसा किरण है, आपतित किरण। क्यू आर कैसा किरण है, अपवर्तित किरण, और एस भी कैसा किरण है, अपवर्तित किरण। तो नोट कर सकता है। देखो कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, समझ आ गया, बोलो। चलो देखो अब सुनना, अब इसके बारे में क्या लिखना है ध्यान से देखो। तो भी क्या पढ़े बताओ, जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी सिल्ली में यानी ग्लास स्लैब में, कांच की सिल्ली में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है बताओ, मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? बर्तन होता है, क्योंकि वो पहले प्रकाश की किरण वायु में थी, फिर वो कांच में जाती है, यानी विरल से सघन, तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। और फिर सिल्ली से निकलने के बाद, जब सिल्ली से निकली तो सिल्ली है सघन, फिर निकली तो हवा में, वो है विरल, सघन से विरल निकली, विरल से क्या हो जाएगी, दूर। तो बोल रहा है अपनी मूल दिशा के समांतर हो जाती है। किसी घटना को कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समांतर जाती है, क्या है देखो, ये कहां समांतर जाती है, देखो ध्यान सुनो। बोला अपनी दिशा के फिर समांतर हो गई, अपनी दिशा के समांतर कैसे हो गई, ध्यान सुनना। देखो इसको हम आगे बढ़ाते, इसे नोट नहीं करना है, बस समझना। देखो एक्चुअल में पहले ऐसे जा, देखो पहले इस तरह जा रही थी, बोलो, और देखो अभी ऐसे जा रही है ना। देखो ये लाइन तो यहाँ प्रॉपर थोड़ा नहीं बना है, ये लाइन और ये लाइन दोनों कैसा दिख रहा है तुमको बताओ, समांतर। इसलिए कहा था ये क्या हो जाएगी, समांतर। समांतर ही होगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखो प्रॉपर नहीं बनाया ना, इसीलिए ये कैसा बन गया बताओ, समांतर। इतना नहीं लिखना है तुम लोग को। क्या सभी को आया समझ में? बस याद कर लो, कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन होता है
तो मूल किरण और अपवर्तित किरण दोनों कैसे हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो ये लैंग्वेज लिख लो तो क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, तो नोट कर सकता है इतना। देखो, तो कांच की सिल्ली से हम लोग प्रकाश का अपवर्तन समझ चुके थे। कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, तो अगर वो समझ गया है तो पार्श्विक विस्थापन समझ आ जाएगा। तो रिपीट करते एक बार, सुनना ध्यान से। कांच की सिल्ली से प्रकाश का अपवर्तन क्या था, एक बार रिपीट करते हैं। देखो यहां ध्यान देगा सब, नोट नहीं करना किसी कुछ भी। देखो, अगर हमें कांच की सिल्ली बनाए, ध्यान सुनना, और एक किरण कांच की सिल्ली पे आपतित होती है, तो ये आपतित कहां से हो रही है बताओ, हवा से। फिर कहां जाएगी, कांच में, फिर से कहां आएगी, हवा में। हवा कैसा माध्यम होता है, विरल। कांच कैसा माध्यम, सघन। और हवा फिर से कैसा माध्यम। तो हम लोग कंसेप्ट क्या पढ़ के आए हैं, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन आती है तो अभिलंब की ओर क्या होती है बताओ, मुड़ जाती है। तो जा तो ऐसे रही थी, लेकिन ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर, यानी कि इस तरह से। तो तुम देखो, इस किरण का वास्तविक पथ ऐसे था और आखिरी पथ भी ऐसे है, तो दोनों आपस में कैसा दिख रहा है, बोलो, दोनों दिख रहा है समांतर। तो ध्यान समझना, इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसी जितना ये विस्थापन किया एक दूसरे से, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पार्श्विक विस्थापन। जब प्रकाश की किरण कांच की पट्टी से होकर गुजरती है, तो निकलने के बाद वह अपनी मूल दिशा के समांतर हो जाती है। कैसे समांतर होगी, देखो इसका मूल दिशा, देखो ये इसका जो मूल दिशा था, ये था, ये ऐसे आ रही थी, देखो एक्चुअल में ऐसे ना आ रही, देखो आ रही ऐसे, लेकिन अपवर्तन के कारण दो बार ये मुड़ी, एक बार यहां भी मुड़ी, एक बार यहां मुड़ी। और फिर देखो अपने मूल, जो इसका जो ध्यान से रहना, जो मूल दिशा था उसी के फिर क्या हो गया बताओ, समांतर। तो किरण के इस स्थानांतरण को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या पार्श्विक विस्थापन आया समझ में, क्या होता है, तो नोट हो गया सभी का पार्श्विक विस्थापन। चलो नोट कर सकता है, हो गया नोट सभी का। देखो अब आता है प्रिज्म, नोट नहीं करना है किसी को, सुनना पहले ध्यान से। देखो तो ध्यान सुनना, तो किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ, देखो किसी कोण पर कैसे झुका हुआ, देखो देखो एक समतल पृष्ठ ये सामने और एक समतल पृष्ठ इसके पीछे भी होगा ना, इस तरह से ऐसे कर, देखो इस तरह से कर्व बना रहा था, एक इधर और एक इधर, बीच में एक कोण। तो बोल रहा है किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच भिड़े किसी पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं। क्या फिर से रिपीट कर रहे हैं, किसी कोण पर झुके, एक कोण देखो मेरे हाथ के बीच बन रहा है यहाँ पे, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच घिरे किसी पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। यानी दो कोण पर, ध्यान सुनना, एक कोण पर दो झुके समतल पृष्ठ के बीच घिरा जो पारदर्शक माध्यम है उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। बहुत ही सिंपल याद रखना, प्रिज्म किसे कहते हैं, डिफिनेशन, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठ के बीच जो पारदर्शक माध्यम है, पारदर्शक मतलब जिससे लाइट आर पार हो सकता है, तो प्रिज्म से लाइट आर पार हो सकता है, तो उसे बताओ उसके बीच जो घिरा क्षेत्र है, पारदर्शक क्षेत्र, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म कहेंगे। प्रिज्म के तीन आयताकार और दो त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। तीन आयताकार कैसे, देखो अगर हम एक प्रिज्म ऐसे बनाते हैं, ध्यान सुनना, अगर हम एक प्रिज्म ऐसे लिखते, ऐसे रखते हैं, एक ये आयताकार सतह, एक नीचे से, इमेजिन करो ना, देखो एक आयताकार सतह ये है, एक आयताकार सतह इसके पीछे है, और एक नीचे देखो ये रहा, क्या कुछ तो दिख रहा होता, तीन। देखो फिर से देखो बनाते हैं, देखो दो त्रिभुजाकार सतह दिखा सभी को, दो त्रिभुजाकार सतह साइड में, और आयताकार सतह क्या है, ध्यान सुनना, अगर आयताकार सतह की बात करें, देखो अब इमेजिन करके देखो, एक नीचे भी होगा, एक नीचे आयताकार सतह होगा, और एक सामने एक उस साइड, तो कितने आयताकार सतह हो गए, तीन। त्रिभुज के साइड साइड दो, कैसा, त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं। तो बताओ प्रिज्म में आयताकार पृष्ठ कितने होते हैं, तीन, त्रिभुजाकार पृष्ठ कितने होते हैं, दो होते हैं। इसके त्रिभुजाकार पृष्ठों को अपवर्तन पृष्ठ कहा जाता है। त्रिभुजाकार पृष्ठ को हम लोग कैसा पृष्ठ कहते हैं बताओ, अपवर्तन पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तन पृष्ठ क्यों कह रहे हैं समझना, देखो अगर हम प्रिज्म ऐसे रखते हैं, ध्यान सुनो, अगर लाइट यहां से इंटर किया तो बताओ ये कांच है ना, तो हवा से जब कांच में लाइट जाएगा, तो तुमको पता है यार क्या होता है, अपवर्तन होता है। क्यों, माध्यम बदलता है तो वहां पे क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो प्रकाश की किरण कांच से हवा में गया, मींस माध्यम बदला। पहले हवा कहां पे था, पहले प्रकाश कहां पे था, हवा में, अब प्रकाश कहां चला गया, कांच में, तो माध्यम बदला ना।
तो माध्यम बदलता है तो क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। क्या आया सभी को समझ में? आगे सुनना, दोनों त्रिभुजाकार पृष्ठों के बीच का कोण प्रिज्म का कोण कहलाता है। दोनों त्रिभुजाकार पृष्ठ के बीच जो कोण है उसे हम लोग कैसा कोण कहते हैं, प्रिज्म का कोण। दोनों त्रिभुजाकार पृष्ठ के बीच का कोण, देखो ध्यान समझो, ये त्रिभुजाकार पृष्ठ, एक ये त्रिभुजाकार पृष्ठ, इसके बीच जो कोण है उसको हम लोग कैसा कोण कहते हैं बताओ, प्रिज्म का कोण कहते हैं। तो क्या प्रिज्म के बारे में बेसिक पॉइंट समझ आया? पूरा सिंपल है डेफिनेशन भी, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच घिरे पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। इसके बाद सुनना, तीन आयताकार सतह होते हैं, दो त्रिभुजाकार सतह होते हैं। पूछेंगे बताओ अपवर्तन वाला क्षेत्र कौन होता है, बोला त्रिभुजाकार जो भाग है या पृष्ठ है वो अपवर्तन वाला क्षेत्र होता है। आ रहा है बात समझ में? और दो त्रिभुजाकार क्षेत्र के बीच जो कोण बनेगा उसको हम किसका कोण कहेंगे, प्रिज्म का कोण कहेंगे। बेसिक बातें पता होना चाहिए प्रिज्म के बारे में। आ गया सबको समझ में? तो नोट कर लो, फिर अगले कंसेप्ट पे आते हैं। देखो तो टॉपिक हम लोग का प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ध्यान सुनना। देखो अगर हम इस प्रिज्म की बात करें, ध्यान सुनना, अगर हम एक प्रिज्म को यहाँ पे बनाते हैं, देखो यहाँ पे, तो प्रिज्म का हम लोग कौन सा पार्ट बनाते हैं, त्रिभुजाकार पार्ट। कौन सा पार्ट बनाते हैं, त्रिभुजाकार पार्ट बनाते हैं। तो त्रिभुजाकार पार्ट बनाए यहाँ पे प्रिज्म का, ये वाला पार्ट देखो यहाँ पे जो दिख रहा होगा तुम लोग को। तो बताओ अब समझना, जब प्रकाश की किरण आएगी, ध्यान सुनना, जब प्रकाश की किरण को यहाँ पे आपतित करेंगे, देखो तो प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, बताओ बाहर में क्या है, बताओ हवा, और ये प्रिज्म किसका बना है, कांच का, और फिर से बाहर क्या आएगा बताओ, हवा। बताओ हवा कैसा माध्यम होता है, विरल। कांच कैसा माध्यम होता है, सघन। हवा कैसा माध्यम, फिर से विरल। यहां तक समझ आ रहा है सभी को? बोलो, विरल कहते किसको, जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो उसे विरल कहते हैं, प्रकाश की चाल कम हो सघन कहते हैं। तो प्रकाश की किरण जब यहां पे आएगी, ध्यान सुनना सब, देखो प्रकाश की किरण तो ऐसे आई, अब बताओ इसका वास्तविक पथ देखो, इसको जाना ऐसे था, देखो ऐसे जाना था, अरे वास्तव सीधा ऐसे जाती, लेकिन हुआ क्या, जैसे प्रकाश प्रिज्म से टकराई, इस लाइट यहां पे आया, प्रिज्म से टकराया, तो वो देखा माध्यम तो मेरा बदल गया, हम तो हवा में चल रहे थे, अचानक हमारे बीच एक कांच आ गया, तो वो अपना तुरंत जिस स्पीड से जा रहा था उसको बदल देगा, जैसे बदलेगा उसका रास्ता बदल जाएगा। अब ध्यान सुनना, देखो यहाँ पे एक लंब बना लेते हैं पहले, तो अच्छे समझाएंगे तुम्हें। देखो यहाँ लंब खींच लेते हैं, ये क्या है बताओ, लंब। अब ध्यान सुनो, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन जाए तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। बताओ ये रहा अभिलंब, यानी लाइट को जाना ऐसे था। कंसेप्ट कहता है जब विरल से सघन जाता है तो प्रकाश की किरण किधर की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तब ये लाइट ना हल्का सा अभिलंब की ओर देखो मुड़ जाएगा, ऐसे देखो ऐसे मुड़ गया, जाना इसको ऐसे था सीधा एकदम, लेकिन ये यहां से ऐसे मुड़ गया, जैसे रहा था ऐसे मुड़ गया। अब देखो अब लाइट है कहां पे बताओ, कांच में। अब कांच से फिर कहां आएगा, हवा में। तो हम लोग पढ़ के आए हैं जब प्रकाश की किरण सघन से विरल आता है, सघन से विरल आता है तो अभिलंब से क्या होता है बताओ, अभिलंब से दूर हट जाता है, अभिलंब से दूर हट जाता है। तो एक अभिलंब खींच लेते हैं पहले, देखो देखो यहाँ पे ध्यान सुनना, ये रहा अभिलंब, देखो अभिलंब, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा ना। अब अभिलंब से जब दूर हटेगा, इसको देखो मैं अच्छे से ड्रॉ कर दे रहा अभिलंब को, देखो ध्यान सुनना, देखो ये प्रिज्म है, अभी लाइट ऐसे आया, जाना वो सीधा था लेकिन टिल्ट हो गया, ये तुम्हारा क्या बताओ अभिलंब। अब इस अभिलंब से दूर हट कैसे चला जाएगा, देखो अगर अभिलंब अब यहाँ पे खींच लेते हैं हम लोग, तब एक अभिलंब खींचे। अब देखो ध्यान समझना, लाइट जाना सीधा था लेकिन अब अभिलंब से क्या होगा बताओ, दूर हट जाएगा, तो लाइट कुछ ऐसे आ जाएगा, देखो। तो बताओ अगर तुम्हें प्रिज्म से प्रकाश का बर्तन बनाने कहे, क्या बना लेगा सब, लाइट जाना ऐसे था, देखो देखो लाइट ऐसे जाना था, लाइट ऐसे आया ऐसे जाना था, लेकिन इसका माध्यम बदला, कांच से हवा आया तो इसने अपना पथ को भी क्या किया, बदल लिया। यहां तक आया बात समझ में? ध्यान सुनना, अब एक क्या बता रहे हैं सुनो ध्यान से। यहाँ पे देखो ए पॉइंट, इसका नाम दो यहाँ पे बी पॉइंट, ए बी आपतित किरण है, बी सी अपवर्तित किरण है, और सी डी भी अपवर्तित किरण है। यहां पे दो बार अपवर्तित हुआ है, ध्यान सुनना। तो देखो अब ये कौन, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, देखो ए बी आपतित किरण, बी सी अपवर्तित किरण, और सी डी भी क्या, अपवर्तित किरण। जब कोई किरण दो बार अपवर्तित हो
उससे जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। ये अभी तुम्हारे में नहीं है बट थोड़ा जान लो। जो प्रकाश की किरण 2 बार अपवर्तित होगा, जब प्रकाश की किरण 2 बार अपवर्तित होता है, उससे जो कोण बनता है उसका नाम क्या होता है? विचलन कोण। कैसा कोण नाम होता है? विचलन कोण। विचलन कोण। तो यहां पर जो कोण बन रहा है इसको हम लोग कैसा कोण कहेंगे? विचलन कोण। क्यों? 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार यहां अपवर्तन, एक बार यहां अपवर्तन, तो यहां जो कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा? विचलन कोण। फिलहाल उतना नहीं पूछेगा तुमसे, तुमसे बस यही पूछेगा कि प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन करके दिखाएं। तो क्या दिखा पाएगा तुम लोग? तो नोट कर लो।